गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर 17। टेस्ट पेपर उसमें क्वेश्चन नंबर 46 में है कि विच सेट ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड ऑन डिडक्टिव ओजोलिसिस ऑफ द फ्लोइंग डाइओलिफिन्स। तो यहाँ पे ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड C और ये CH3 रहा, और फिर CH, ये डबल बॉन्ड CH3 लिखा रहा। यार इस पे रिडक्टिव ओजोलिसिस कराओगे, इस पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है, तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस ये पोजीशन पे CH3 ये डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे ये CH2 लिखा हुआ है, तो ये CH2 ये डबल बॉन्ड वो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट बनेगा। 47 में क्या है कि कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एल्डिहाइड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन एसिटल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे कैल्शियम ये H COO Ca का हाफ प्लस CH3 यहाँ पे COO Ca का ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन कराना होता है, ड्राई डिस्टिलेशन कराना होता है, तो माइनस CaCO3 बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 देन C डबल बॉन्ड O और फिर क्या होगा H, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में है, क्वेश्चन नंबर 48 में द रिएजेंट विथ विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट्स। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ है। ये एसिटल्डिहाइड रहा CH3 CH डबल बॉन्ड O, इस पे आप I2 NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये CH ये I3 का येलो प्रिसिपिटेट HCOO Na हो जाएगा, और यहाँ पे ये CH3 CCH3 ये डबल बॉन्ड O होगा, इस पे ये I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो फिर ये CH ये I3 प्लस CH3 COO Na। उसके बाद यहाँ पे 49 में है कि द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन ऑन ट्रीटमेंट विद HCN फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड हो जाएगा। 49 में ये पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, ये CHO यहाँ पे ये NO2 लिखा रहा, इस पे आप HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ये CHOH ये CN और ये NO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि द रिएक्टेंट X इन द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन एलिफेटिक एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ containing alpha hydrogen CH3C in presence of CH3COO Na
टू फॉर्म सिनामिक एसिड। ये रिएक्शन कहलाता है परकीन रिएक्शन। परकीन रिएक्शन, तो परकीन रिएक्शन में क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन एलिफेटिक अनहाइड्राइड के साथ कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट टू फॉर्म सिनामिक एसिड, ये परकीन रिएक्शन कहलाता है। 51 के अंदर कहता है स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड फॉर्म बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन एटम आयंस मोनोसैकेराइड्स यूनिट। तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर पे ए बना हुआ है वहाँ से, और फ्रक्टोज वाले में जो बी पोजीशन है वहाँ से ये एनोमर्स प्रोड्यूस कर देंगे। 51। उसके बाद 52 के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये 52 में है कि ये पोजीशन पर ये फिनॉल लिखा रहा, ये फिनॉल है। फिनॉल पे कहते हैं क्या है NaNO2 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये बना लेंगे ये OH डबल बॉन्ड ये N डबल बॉन्ड और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनाएंगे, ये टॉटोमेराइज हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ रख देंगे। तो ये डबल बॉन्ड, ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड N और ये OH हो जाएगा। उसके बाद तो रिएक्टेंट और ये फिनॉल हो जाएगा। 53 के अंदर में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पे पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखा रहा, ये NH2, यहाँ पे SO3, ये H लिखा रहा। तो कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2, तो ये बेंजीन ये सल्फोनिक एसिड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सॉल्ट सल्फोनिक एसिड का बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगा। कहता है कि इट फॉर्म्स अ कलर डाइज ऑन डाइजेटाइजेशन एंड कपलिंग विथ बीटा नेप्थॉल। सही बात लिखा रहा। कहता है कि ब्रोमीन वाटर इट फॉर्म्स व्हाइट प्रिसिपिटेट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे ट्राइब्रोमो एनिलीन ये बना देगा, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 53। उसके बाद 54 में है, क्वेश्चन नंबर 54 में ये लिखा रहा, ये पोजीशन पे O और यहाँ से ये ऐसा लिखा रहा, ये 1, ये 2, ये 3, 1, ये 2, ये 3, ये सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड होगा, तो इसका आईयूपैक नेम प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड हो जाएगा। प्रोपेनोइक एन हाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H13N है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में ये C9H13 ये N लिखा रहा, तो कहता है कि डाइल्यूट HCl and release N2 with nitrous acid giving an optically active alcohol। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या होता है, ये लिखा रहा है ऐसा, ये CH3, ये NH2, देन यहाँ पे ये CH3 लिखा रहा, और इस पे आप रिएक्शन करा दोगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये N2+ बनेगा, ये लीव हो जाएगा, ये कैटायन बन जाएगा। इस पे फिर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये वाली चीज अल्कोहल बन जाएगी, तो यानी ये बनाएगा अल्कोहल। तो ये पोजीशन पे ये OH एंड देन ये ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि ऑक्सीडेशन कराने से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, फिर इसको हीट करेंगे तो उसका अनहाइड्राइड बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो सी हो जाएगा।
उसके बाद 56 के अंदर कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 में है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ C5H10O कहता है कि yields phenyl hydrazone and gives negative response to iodoform test and टॉलरेंस टेस्ट, और रिडक्शन कराने के बाद नॉर्मल पेंटेन देता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन पे ये ऐसा लिखा रहा, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 3 पेंटानोन होगा। तो ये निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट और निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि इस पे अगर यदि रिडक्शन करा दिया जाए, इस पे यदि रिडक्शन कराया जाए तो नॉर्मल पेंटेन बना देता है। 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल, ये पेंटेन ये बना देगा। 56 हो गए। फिफ्टी सिक्स के बाद 57 में है, यहां पे 57 में आ जाओ। फिफ्टी सेवन में CH3, यहां पे ये C ट्रिपल बॉन्ड ये N लिखा रहा, इस पे आप फर्स्ट टाइम CH3Mg ये Br और सेकेंड टाइम इस पे एसिडिफिकेशन कराना होता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एसीटोन ये कीटोन बना लेगा। और इस पे कहता है डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीट, तो डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीट, ये एल्डोल कंडेंसेशन एडिशन हो जाएगा। तो CH3 ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CO, देन ये CH3 हो जाएगा। 1, ये 2, 3, 4, ये 5 हो जाएगा। तो ये 4 मिथाइल पेंट 3ene 2 ऑन हो जाएगा। उसके बाद 58 के अंदर है, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराना है। H2 यहाँ पे Ni 1 मोल दिया हुआ है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे रिएक्शन हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। 59 में आ जाओ। 59 में लिखा हुआ है एक कंपाउंड, इस पे कहता है कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसको हीट कर लेते हैं। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। करना क्या है, H+ से इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये हट जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन कराने के बाद इसकी रिंग एक्सपेंशन कराओगे, 6 नंबर की रिंग बन जाएगी और केटायन बनेगा, और डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो ये अल्कीन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 में है, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड एंड ये ऐसा लिखा रहा, कहता है कि इस पे HBr से रिएक्शन कराओ। तो ये H+ है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऐसा सीन क्रिएट होगा, यहाँ पे ये प्लस चार्ज बन जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे Br- को जोड़ दोगे तो एक प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे शिफ्टिंग करा दोगे, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ब्रोमीन फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर ये प्लस चार्ज जब यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर इसकी रिंग एक्सपेंशन भी हो जाएगी, यानी 6 नंबर की रिंग बन जाएगी।
तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यानी इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं उसको देख लो। एक प्रोडक्ट तो यहां पे अगर बी आर आपने जोड़ दिया, अगर बी आर आपने यहां पे लगा दिया तो ये प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर मान लो कि यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट ये लिख सकते हैं, यहां पे ऐसा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और अगर यदि आपने रिंग एक्सपेंशन करा लिया, इसमें अगर रिंग एक्सपेंशन करा लिया, रिंग यदि एक्सपेंशन कराया तो प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेंगे। रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा कि ये प्लस चार्ज यहां पे चला जाएगा, फिर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी 5 नंबर रिंग 6 नंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। तो ए प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ओके, थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट पेपर नंबर 17 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 61 है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच। तो मैक्स प्लांक ने और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी और यहाँ था एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी ई बराबर एच न्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। तो इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दिख रही है, वेवलेंथ भी दिख रहा है, पर इंटेंसिटी कहीं नहीं दिख रही है, तो हमारा आंसर डी करेक्ट है। 62 कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का क्या ऑर्डर होगा। तो यहाँ देखो हम लोग इसका एटॉमिक नंबर है 11, 12, 13, 14। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 3s1, 3s2, 3s2, 3p1 और 3s2, 3p2। तो यहाँ एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चूंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा, इसलिए यहाँ से तो यहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पहला वाला वो P1 निकल रहा है जो आसानी से निकलेगा, तो इसलिए मैग्नीशियम की एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। तो ये सीक्वेंस होगा यानी। और जनरल ट्रेंड होता है कि जैसे जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो कायदे से ऐसे ऐसे बढ़ते रहना चाहिए। पर यहाँ यही कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू को एल्यूमिनियम से ज़्यादा कर दे रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है NO3, NO2 प्लस और NO2 माइनस का। तो हम तीनों के हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं, इसका sp2 है, इसका sp है, इसका sp2 है। अब यहाँ देखो सराउंडिंग 3 है तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। लेकिन यहाँ सराउंडिंग 2 है तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर को ज्योमेट्री को तो ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, लेकिन शेप को वी शेप कहते हैं। तो इसमें रॉन्ग बताना है, तो कह रहा है हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल स्पीसीज इज नॉट सेम। करेक्ट। यहाँ देखो अलग अलग है, NO2 प्लस और NO3 बेंट हैं, नहीं ये देखो ये तो लीनियर है, तो यही गलत है। बाकी देख लें NO3 माइनस और NO2 माइनस का तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, और NO2 का sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। तो देखो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन होता है तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। बॉन्डिंग की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा और स्टेबिलिटी कम होती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है कि इसमें हमको करेक्ट देखना है, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है हाइयर एनर्जी देन हाईएस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यही करेक्ट है। 65 क्वेश्चन पे आते हैं तो पूछ रहा है कि इनमें से किसके कारण पानी हार्ड हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व रहते हैं तो होता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है पहला वाला ही बता रहा है कि कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट हार्डनेस का कारण है। बाकी दूसरे में देखिए तो सोडियम का कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट या सोडियम नहीं कारण है, ठीक है।
एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो सोडियम अगेन जो है कारण नहीं है। हाँ, कैल्शियम या मैग्नीशियम का सल्फेट कारण है, या KCl, तो क्लोराइड तो है लेकिन पोटेशियम का क्लोराइड है ग्रुप 1 का, तो ये कारण नहीं है। कारण है बस ग्रुप 2 के कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट के डिजॉल्व होने के कारण। तो हमारा आंसर पहला वाला करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड, तो एल्कली मेटल हैलाइड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा किसमें, हैलोजन में और S ब्लॉक के मेंबर में यानी ग्रुप 1 में, तो बॉन्ड उतना स्ट्रांगर बनेगा। तो यही कारण हो गया। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 को कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, तो हमारा आंसर जो है 67 का पहला ही करेक्ट हो जाता है। 68 पे आते हैं, तो डीप ब्राउन गैस इज फाउंड बाय मिक्सिंग 2 कलरलेस गैस। हम देख लेते हैं गैसों का क्या कलर है। ऑक्सीजन कलरलेस है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड कलरलेस है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड भी कलरलेस है, NH3 अमोनिया भी कलरलेस है, HCl भी कलरलेस है। NO2 ब्राउन कलर की होती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया C। 69 पे जब हम आते हैं तो 69 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक करेक्टर ऑफ द कंजुगेट बेस ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। तो ये देखिए, ऑक्सो एसिड क्लोरीन के सभी ऑक्सो एसिड स्ट्रांग होते हैं। जब किसी एसिड का आयनाइजेशन होगा तो प्रोटॉन डोनर और एनायन निकलेगा, तो स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, और यहाँ एसिड स्ट्रेंथ सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसका मतलब जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है वही सबसे स्ट्रांगर है, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया D। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बाय बेसेमर प्रोसेस। तो ये देखिए कि बेसेमर प्रोसेस में ये हमारा जो कम्बिनेशन है Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो इसको हम साथ गर्म करते हैं, इसको हम ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं, और यहाँ का सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो कॉपर लिक्विड स्टेट में है, तो हम कहते हैं ये ब्लिस्टर ऑफ कॉपर है। तो ये हमारा इक्वेशन है। 71 पे आते हैं, तो 71 में बताना है कि ऑक्साइड्स के लिए क्या बातें सही हैं। तो ये ऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +3 है, +6 है और +7 है। तो ये जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ऑक्साइड एसिडिक होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बेसिक होता है। कब? जब ये s इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से बनता है। तो ये हमारा ऑक्साइड बेसिक है, ये सब एसिडिक है, इसमें मोस्ट एसिडिक ये है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसके साथ अगर कुछ भी होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बस डिक्रीज ही हो सकता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता है। तो यही स्टेटमेंट जो है हमारे मतलब का है। अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज द बेसिक करेक्टर। अब लेंथेनाइड सीरीज में जब हम लेंथेनम से लुटेशियम की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज छोटी होती जाती है, यानी साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे साइज छोटी होगी तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा। साइज छोटी होने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का गुण आएगा, तो इसका मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में बताना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स के पेयर में किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। तो पहले सेट में निकालेंगे तो दोनों के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ रहे हैं, दूसरे में दोनों के 33 आ रहे हैं, तीसरे सेट में दोनों के 35 आएंगे, और चौथे सेट में यहाँ देखिए 28 और 8 36, और यहाँ 28 और 8 और यहाँ निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो दो डिक्रीज कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहीं पे है ऑक्सीड क्या हो रहा है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहा है। अब मेटल कार्बोनिल में लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो हम देख लें मेंबर क्या है।
तो चारों में देखिए वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज और आयरन है। इनके एटॉमिक नंबर 23, 24, 25, 26 हैं, यानी डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। ओके, इसका मतलब कि जिसके पास डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन सबसे कम है वही बॉन्ड सबसे लेस स्ट्रांगर होगा और वही बॉन्ड लेंथ होगी सबसे ज़्यादा। फिर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पता करना है, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो क्यूप्रेट फर्स्ट में। तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और +1 का कॉपर D10 सिस्टम बनाता है, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारा आंसर डी करेक्ट हो गया। ओके, तो आई होप। देखो बेटा, टेस्ट 17 1/8/20 को हो रखा है, उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 76 to और 90 तक का डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 ये मॉलिक्यूलर वेट का हाफ है। और हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होता है। ये तो इसका मतलब है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल जो है वो कितने के बराबर हो गया, 2। तो अब आपको प्रत्येक ऑप्शन में चेक करना है। तो ये MnSO4 है, देखिए MnSO4 ये बदल रहा है। पहला ऑप्शन है Mn2O3, देखिए ये -6 और ये +6 है। तो 2 Mn के लिए +6 है, 1 Mn के लिए +3 हो गया, +3 और ये +2 और ये -2 है। देखिए +2 से +3 पर ये 1 का चेंज हुआ, तो ये ऑप्शन ए जो है ये गलत हो गया। फिर उसी तरह से ऑप्शन बी के लिए चेक करेंगे। ऑप्शन बी में है MnO2, देखिए MnO2 ये -4 और ये +4 है, तो यानी ये +4 है, तो +2 से +4 पर जाते हैं तो यानी 2 का चेंज, तो इससे मिल रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल से, तो इसलिए हमारा बी ये सही ऑप्शन बन गया, बी। तो करेक्ट ऑप्शन से बी। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे सब में चेक करिए, एक ही बी सही निकलेगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 77 में करें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द डायटोमिक मॉलिक्यूल सेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस याद करिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़े हैं कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। प्रत्येक पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ कहा था गैस मॉलिक्यूल के बीच का कॉलिजन क्या होता है, इलास्टिक। तीसरी चीज़ कहा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात दिमाग में रखेंगे। तो अब आइए इन बातों को ध्यान में रख करके पढ़िए। और दूसरा फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो ध्यान रखेंगे उन सब चीज़ों को। तो कह रहा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। गलत है, प्रोपोर्शनल नहीं होगा। प्रेशर जो है ये याद करिए हम लोग मीन वेलोसिटी, यानी मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, ये मीन वेलोसिटी है। तो मीन वेलोसिटी 8RT अपॉन πm होता है का रूट अंडर, तो RT की जगह पर P भी कर दीजिए, P भी। तो आप बताइए कि हम यहाँ पर यदि इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यदि ये सब कांस्टेंट रहे तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मीन वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि ये कह रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। गलत हो गया, यानी ये पहला ऑप्शन ए ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया। बी में देखिए कह रहा है बी में प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू रूट मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए रूट मीन वेलोसिटी जब बात करते हैं तो देखिए VRMS, ये याद करिए 3PV अपॉन m का रूट अंडर बोलते हैं। तो यानी यहाँ का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो फिर देखिए P यानी P क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का स्क्वायर होगा। जबकि ये क्या दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि B भी गलत हो गया। सी में देखिए कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो याद करिए यही V रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो VRMS की यदि हम बात करेंगे
ये RMS की यदि हम बात करेंगे तो √3RT अपॉन m का रूट अंडर होता है, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी VRMS का स्क्वायर जो है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। VRMS का स्क्वायर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यानी VRMS जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर होगा। जबकि ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गलत है, तो C भी गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि D करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लीजिए, कह रहा है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो याद करिए काइनेटिक एनर्जी इजकल टू डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए याद करिए 5/2 RT होता है। यदि डायटोमिक बोल दिया जाए तो ये लेना चाहिए, नहीं बोला जाता है तो मोनोटोमिक मान करके 3/2 RT लेंगे। तो यानी ये टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान में रख लेंगे। आइए 78 में मुझसे कहा गया है कि विच ऑफ द रिएक्शन इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कौन सा रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? देखिए C डायमंड है प्लस O2 से ये CO2 है। देखिए फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि 1 मोल का बनना चाहिए, उसी के अपने एलिमेंट इन स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन से बनना चाहिए। तो देखिए ये 1 मोल बन रहा है, यहाँ 1 है, ये 1 मोल बन रहा है, ये बात सही है। चलिए ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कार्बन है, और कार्बन का स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन होता है कार्बन ग्रेफाइट, जबकि ये क्या दिया हुआ है कार्बन डायमंड, तो गलत है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी में जरा आइए देखिए, कह रहा है कि हाफ H2 प्लस हाफ F2, ये देखिए ये HF बन रहा है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। देखिए ये भी 1 मोल बन रहा है, और इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, और हाइड्रोजन का स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन हाइड्रोजन H2 गैस है, सही है, और फ्लोरीन का स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन फ्लोरीन गैस है, सही है। तो 1 मोल होना चाहिए और उसी का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, तो सही है। तो इसलिए बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। सी में आप यदि देखिए तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है, गलत है। डी में देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बन रहा है, लेकिन उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए डी गलत हो गया। यदि वो कार्बन ग्रेफाइट होता तो सही हो जाता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है इसलिए गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो गया? बी 78 का हो गया। आइए 79 में देखते हैं। 79 में देखिए कह रहा है द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हैं, किसका किसका मिला रहे हैं? Ca2 प्लस आयन और F माइनस आयन का इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हैं। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या CaF2 का प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं। देखिए प्रेसिपिटेशन के लिए फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए जरूरी है कि IP मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। IP जो है वो KSP से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो हम IP निकालेंगे, तो ये IP क्या होता है? तो देखिए IP होगा Ca2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन और F माइनस आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब आप प्रत्येक ऑप्शन नंबर ए देखिए इक्वल वॉल्यूम मिलाएं, जब इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाफ। तो अभी यहाँ पर जो देखिए दिया हुआ है कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -4 और ये 10 टू दी पावर -4, तो अब जब दोनों को मिला देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 टू दी पावर -4/2 इंटू 10 टू दी पावर -4/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1/8 इंटू 10 टू दी पावर -12, 8 और 4 12, यानी 0.125 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -13। अब यदि आप ये समझ रहे हैं ये कैलकुलेशन को, तो आप दूसरे ऑप्शन में आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और आप देखिए ये IP दिया हुआ है और ये IP KSP से छोटा है, ये KSP से छोटा है, चूँकि KSP ऑफ CaF2 जो है ये आपको दे दिया गया है इस सवाल में। देखिए 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -10 है, तो उससे छोटा हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब बी नंबर में हम यदि बात करेंगे, देखिए ये 10 टू दी पावर -2 और ये 10 टू दी पावर -3 दिया हुआ है। तो देखिए ये 4 to 8 और 4 12 होता है, एक पावर बढ़ा दीजिए, कंसंट्रेशन वैसे ही हाफ हो जाएगा। तो अब देखिए बी नंबर के लिए यदि IP निकालते हैं, IP
बी नंबर के लिए आईपी निकालेंगे तो ये आईपी किसके बराबर होगा बोलिए 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -6 और -2 -8 और एक और कर दीजिए -9। जैसे -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -8 और 4 12, उस पर एक रेज कर दीजिए, हो गया 30। उसी तरह से -6 और -2 कितना हो गया, -8 और एक -9। ये आईपी निकला। ये आईपी केएसपी से बड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कहेंगे यस प्रेसिपिटेशन अकर, यानी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसलिए हमारा बी सही ऑप्शन हो गया। ऐसे ही चेक करेंगे, जैसे एक और आपको चेक कर दे रहे ताकि ये सीख पाइए आप। 10 टू दी पावर -5 और ये 10 टू दी पावर -3 है, सी नंबर ऑप्शन में जरा देखिए। तो यहाँ पर इसका आईपी कितने के बराबर होगा, डायरेक्ट बोलिए, एक में कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट बोलना चाहिए। -6 और 5 क्या हो गया, -11, तो यानी आईपी हो गया 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो आप बता दीजिए ये लेस देन केएसपी हो गया, केएसपी से छोटा हो गया। नो प्रेसिपिटेशन अकर, ये गलत हो गया। ऐसे भी डी में करेंगे, डी में भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। चलिए, यानी बी आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि ऐसे कोई भी रिएक्शन जो दोनों ही दिशा में एक साथ प्रोसीड करता है साइमल्टेनियसली, तो हम उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में यदि ये कोई सॉलिड बनता है तो सॉलिड नीचे की ओर प्रेसिपिटेट करेगा, और यदि प्रोडक्ट में कोई गैस बनता है तो ये ऊपर की ओर लिबरेट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये रिवर्सिबल नहीं होगा, नॉट रिवर्सिबल, ये नॉट रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो अब आप यदि इन चीज़ों को देखिए, लेकिन यदि सबका फिजिकल स्टेट सेम है तो हम उससे क्या कर बैठेंगे, रिवर्सिबल। लेकिन यदि सब गैसियस है, यानी सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम होता है, यदि लिबरेट हो गया तो रिवर्सिबल नहीं होगा, डिपॉजिट हो गया रिवर्सिबल नहीं होगा। सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम है तो रिवर्सिबल हो सकता है। तो आप 4 ऑप्शन में यदि देखेंगे तो पहले ऑप्शन में PbI2 प्रोडक्ट बन रहा है, वो सॉलिड है और सब एक्वस है, तो सॉलिड प्रेसिपिटेट कर जाएगा। दूसरे ऑप्शन में यदि आप ध्यान दें तो AgCl प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है, वो भी प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तीसरे ऑप्शन में ध्यान दें तो सभी लिक्विड है, सोडियम सॉलिड है और H2 गैस बन करके बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये भी प्रेसिपिटेट कर जाएगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में यदि आप ध्यान दें तो सभी एक्वस स्टेट में है, कोई लिबरेट नहीं होगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो इसलिए ऐसी स्थिति में यही रिवर्सिबल होगा, यानी आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 में क्या कर रहा है, हम 81 बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बिना कैलकुलेशन का आंसर कर सकते हैं आप। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1, pH क्लोज टू 1, pH क्लोज टू 1 के करीब हो। तो इसका मतलब है कि pH 1 के करीब है तो मोस्ट एसिडिक हो गया ना ये, यानी ये मोस्ट एसिडिक हो गया। तो आपको ये ढूंढना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक। यदि एक से ज्यादा एसिडिक, मोस्ट एसिडिक आपको मिल जाएगा तब कैलकुलेशन करने की जरूरत है, अन्यथा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पहले में देखिए 100 मिलीलीटर M/10 HCl, हम मिला किसको रहे हैं, देखिए हम लिख दे रहे हैं, ये HCl और NaOH को मिला रहे हैं, सब में M/10 है। चलिए ये M/10, ये भी M/10 ही है, लेकिन ये 100 मिलीलीटर लिए हैं और ये भी 100 मिलीलीटर लिए हैं। अब आप बताइए, एक बेसिक है एक एसिडिक है, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक है एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है, मोलरिटी अर्थात नॉर्मलिटी भी देखिए सेम, फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी भी सेम है, अर्थात दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर है। तो यहाँ पर जो pH होगा ये साफ है कि ये 7 होगा, तो इसीलिए, और हमें 1 के करीब चाहिए, तो इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। बी नंबर में वही कंसंट्रेशन M/10 ही है, लेकिन ये 55 है, 55 मिलीलीटर है ये बी में, और ये 45 मिलीलीटर है। अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग बेस का वॉल्यूम कम लिए हैं जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड का ज़्यादा लिए हैं, तो pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा, पर ये स्लाइटली एसिडिक होगा, नहीं ये थोड़ा सा एसिडिक होगा, यानी इसके तुलना में ये हल्का सा एसिडिक होगा, यानी कह दीजिए मिला देंगे हल्की सी एसिडिक होगा, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, जबकि मुझे मोस्ट एसिडिक ढूंढना है। और सी नंबर में यदि हम बात करें
तो ये 10 ml लिया गया है, ये भी गलत हो गया। ये 10 ml लिया गया है और ये लिया गया है 90 ml। तो इसका मतलब है कि ये चूंकि बेस ज़्यादा लिए हैं, ये pH जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। ये मोस्ट बेसिक हो गया, मोस्ट बेसिक हो गया। मुझे लिखना है स्लाइटली एसिडिक, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। लेकिन डी नंबर में यदि हम बात करें, आइए डी को भी देख लेते हैं। डी नंबर यानी ये ए बी सी तो गलत हो गया। डी नंबर में हम यदि देखें, देखिए कह रहा है कि ये m/5 है, m/5 है, जबकि ये भी m/5 है तो दोनों बराबर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लिया गया है 75 मिलीलीटर, जबकि ये लिया गया है 25 मिलीलीटर, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा लिए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे pH लेस देन 7 होगा और इसलिए ये मोस्ट एसिडिक होगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। मोस्ट एसिडिक ढूंढना था। अब है कि यदि कभी मोस्ट एसिडिक में 2 हो जाता, मान लीजिए 75 के बजाय 65 मिलीलीटर हो जाता, तब भी आपको आंसर डिसाइड करने में बड़ा मुश्किल होता। तो आप फिर फार्मूला लगाते और फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखिए 75 इंटू 1/5 माइनस, और दूसरा लिया गया है 25 इंटू 1/5 अपॉन, देखिए 75 और 25 ये 100 हो गया। ये H+ आयन का कंसंट्रेशन हो गया। यदि H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 के करीब होता है तो pH क्या हो जाएगा 1। तो चेक कर सकते हैं 15 और ये 5 यानी 20 हो गया। 20/100 हो गया। 20/100 को हम 0.2 बोलेंगे। 0.2 को 2 × 10⁻⁻1 बोलेंगे। pH जो होगा, देखिए -1 के करीब आ गया ना, तो pH जो होगा 1 - log 2 होगा। 1 - 0.3 0.7 होगा। 0.7 इज नियर टू 1, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा डी। जब 2 रहता तब इतना काम करना पड़ता, आपको नहीं करना था इतना। यदि आप पहले से पढ़ के गए हैं तो आपको इतना नहीं करना है, यही तो टेक्निक सीखना है, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पर हम आते हैं। ये 81 था, 82 पर आइए। 82 में मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट, याद करिए हम लोग पढ़ चुके हैं हार्डी-सुल्ज रूल। जब कभी भी हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो जिस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन के ऊपर चार्ज बड़ा होता है वो निगेटिवली चार्ज सॉल्व को प्रेसिपिटेट ज़्यादा एक्सटेंट में करता है, और यदि निगेटिव चार्ज पर चार्ज बड़ा होगा तो पॉजिटिव चार्ज के सॉल्व को कोगुलेट करेगा ज़्यादा एक्सटेंट में। तो कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट Na2SO4 CaCl2 Al2SO4O3 NH4Cl मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट फॉर Sb2S3। Sb2S3, देखिए ये सल्फाइड सॉल है। ये क्या है? सल्फाइड सॉल है। सल्फाइड सॉल निगेटिवली चार्ज सॉल है। ये निगेटिवली चार्ज्ड सॉल है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन चाहिए। तो जिस किसी भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायन के ऊपर चार्ज बड़ा होगा वही सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग यानी स्ट्रॉन्गर कोगुलेटिंग एजेंट होगा, इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट होगा। तो एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है? +3, जबकि कैल्शियम पर है +2, सोडियम पर क्या है? +1, और कह दीजिए नेक्स्ट है NH4Cl। NH4 पर क्या है? +1। तो सबसे ज़्यादा किस पर हो गया? एल्युमिनियम पर। तो इसलिए Al2SO4 हम सही आंसर से लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 भी इसी कंसेप्ट पर है। कह रहा है द डिस्पर्स फेज इन द कोलोइडल आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, यानी ये है, यानी 83 की बात कर रहे हैं, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड FeOH3 और ये Fe3+, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और फिर कहता है कि गोल्ड सॉल है, ये गोल्ड सॉल मेटल का सॉल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। तो यानी ये जो सॉल होगा ये निगेटिवली चार्ज सॉल होगा, चूंकि इसके ऊपर वाटर के एनायन का एक्युमुलेशन होगा, तो निगेटिवली चार्ज सॉल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कोगुलेशन इन बोथ, ये निगेटिवली चार्ज सॉल हो गया। ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। लिख दिया गया है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट, कोगुलेशन इन बोथ द सॉल्ट्स कैन बी ब्राउट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? ये इस तरह का एक यू शेप्ड का ऐसे ट्यूब लेते हैं और इसमें यहाँ पर मेटल के प्लेट को इमर्ज कर देते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, और अब इससे करंट पास करेंगे तो क्या होगा? निगेटिवली चार्ज जो है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज जो है
पॉजिटिवली चार्ज यहाँ जमा होगा और निगेटिवली चार्ज यहाँ जमा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज जमा हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों का कोगुलेशन, ये कोगुलेशन का मतलब एक जगह जमा हुआ अलग कर लीजिए, तो इसी को कहते हैं सेपरेट करना, कोगुलेट करना। समझ रहे हैं बात को? तो ये कोगुलेशन हो गया। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये चीज़ दोनों में हो सकता है। तो कह रहा है कि कैन बी ब्राउट अबाउट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सही है, मुझे गलत चुनना है। मिक्सिंग ऑफ द सॉल हैज़ नो इफेक्ट। अब बता दीजिए ये दोनों सॉल को यदि मिला देंगे तो ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यानी दोनों का प्रेसिपिटेशन होगा। और ये कह रहा है कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मुझे गलत ही तो चुनना है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन चलिए, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेज द कोगुलेशन इन बोथ द सॉल, सोडियम सल्फेट दोनों सल्फेट होगा ही। सोडियम आयंस जो होगा वो निगेटिवली चार्ज को कोगुलेट करेगा और सल्फेट आयंस जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज को कह दीजिए कोगुलेट करेगा, तो ये सही है। मैग्नीशियम क्लोराइड कोगुलेट्स द गोल्ड सॉल्ट मोर रेडिली देन द आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है, +2, जबकि क्लोराइड आयन पर चार्ज कितना है, -1। तो इसका मतलब है कि +2 चार्ज पॉजिटिव पर है, तो निगेटिवली चार्ज को कोगुलेट करने के लिए जो मोर इफेक्टिव होगा, तो निगेटिवली चार्ज कौन है, गोल्ड सॉल्ट। तो इसलिए कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कोगुलेट्स द गोल्ड सॉल्ट इज मोर रेडिली। करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें चुनना था इनकरेक्ट, इसलिए ये भी नहीं चुनेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। देखिए कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये KH हो गया, KH। देखिए और ये यूनिट देखिए ATM, ये जरूर देखना है। यदि है यूनिट ATM नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो P = KH × X, X मोल फ्रैक्शन है, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। KH का जो यूनिट होगा वो P का यूनिट होगा। तो इसलिए जब हेनरीज कांस्टेंट बोले तो जरूर देखना चाहिए उसका यूनिट क्या है। ATM है, ATM यदि है तो वो KH है, यदि ATM इनवर्स है तो उसका आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, वो हेनरीज कांस्टेंट बनेगा, भले ही लिखा हुआ सवाल में हेनरीज कांस्टेंट हो। अब आप आ जाइए, KH का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁵, ये दिया हुआ है। और कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। N2 का एयर में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.8। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर में। तो देखिए मुझे P यदि निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करते हैं, तो मोल फ्रैक्शंस जो है वो देखिए दिया हुआ है 0.8 और टोटल प्रेशर जो वो 5 है, तो यानी 8 और 5 यानी 4 ATM के बराबर हो गया। अब मुझे x के बारे में बात करना है, यानी P = KH × X बोलेंगे। P आपका 4 है देखिए, और KH 1 × 10⁵ है, और X देखिए 10 मोल वाटर में निकालना है, तो ये नंबर ऑफ मोल n/n+10 ये मोल फ्रैक्शन होगा वाटर में, सॉल्यूशन में। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 4 ऑप्शन है, सब में देखिए मोल्स n का वैल्यू मुझे निकालना है। n का वैल्यू -4, -6, -5 के टर्म है, तो n काफ़ी छोटा है ना। तो जब n काफ़ी छोटा है तो हम इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, हटा दीजिए इसे, तो n/10 रहने दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 4 × 10⁻⁻5 × 10 कर देंगे, यही n होगा, यानी 4 × 10⁻⁻4 मोल होगा। चेक कर लीजिए आपका आंसर, ये A नंबर में है, तो इसलिए A हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आइए 85 में, कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। एक बात ध्यान दीजिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, याद करिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ Faraday = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 1, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर हमारा आंसर होगा। तो देखिए चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए 86 में देखिए, मुझे ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, आपके पास क्वेश्चन है, आप मिलाइएगा Fe2+ प्लस जिंक, और ये जिंक 2+ और ये Fe, ये है। और यहाँ पर देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ये एनोड पर, और आयरन का रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। अब आप बताइए कि जब हम ई सेल की बात करते हैं तो हम ई कैथोड, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल -E एनोड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। अब बताइए कैथोड पर ये है, तो
हमें लिखना चाहिए ई Fe2 प्लस आयन से Fe माइनस ए। एनोड पर रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे तो ये जिंक 2 प्लस आयन से जिंक से जिंक 2 प्लस नहीं लिखेंगे, हुआ है ऑक्सीडेशन लेकिन हमें लेना है रिडक्शन पोटेंशियल। यदि नॉट में डेटा है तो नॉट लिख दीजिए बस। अब आप देखिए आपको दिया हुआ है ई नॉट, लेकिन ऑक्सीडेशन के टर्म में है 0.7 से। देखिए यहाँ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको रिडक्शन में लेना है, तो रिडक्शन में देखिए ये वैल्यू माइनस 0.76 ले लेंगे। और आयरन के लिए देखिए दिया हुआ है ऑक्सीडेशन में 0.41, तो आपको लेना है माइनस 0.41, ये लेना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बता दीजिए, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होगा और 0.35 के बराबर हो गया, ये प्लस वैल्यू हो गया, इतना बोल। तो हम 4 ऑप्शन में सोर्स खोज लेंगे 0 पॉइंट, यानी बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ध्यान में रख लेंगे। आइए, ये 86 था, 87 में हम बढ़ते हैं। करें रिएक्शन ए से प्रोडक्ट। 87 ए से प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी अब आप समझ गए फर्स्ट ऑर्डर। इन 40 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 से 0.025। देखिए स्पष्ट दिख रहा है इसलिए हम इसी तरह से लिखेंगे 0.1 से 0.05 और ये 0.025 ये लिखेंगे। देखिए ये हाफ लाइफ पीरियड है, ये टी हाफ हो और ये भी टी हाफ हो गया। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में सेम ही रहता है, जो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। तो 2t हाफ जो है ये दिया हुआ है 40, ये कितना दिया हुआ है 40 मिनट, 40 मिनट। इसका मतलब है टी हाफ जो है ये 20 मिनट हो गया। लेकिन मुझे पूछा गया है रेट, जबकि कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है 0.01। तो रेट जो होता है रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है पावर 1, यानी ये k की जगह पर क्या ले लेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ 20 और कंसंट्रेशन 0.01 दिया हुआ है आपको। अब इसी को सॉल्व करना है। अब बताइए, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 10 to the power -3 कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और 1। देखिए यानी हम इसे 0.341 इंटू 10 to the power -3 कहेंगे, यानी 3.41 इंटू 10 to the power -4 कर देंगे। आपको चेक कर लेना, यही रेट खोजा गया है 3.4 इंटू 10 to the power -4, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया लगभग। फिर आ जाइए 88 की बात कर लेते हैं। 88 देखिए यहां पर लिखा हुआ है KT इज इक्वल टू ln C0 माइनस ln CT, ये लिखा हुआ है। यानी K इज इक्वल टू यानी ln CT इज इक्वल टू ln CT इज इक्वल टू लिखेंगे ln C0 माइनस KT। तो अब बताइए ln CT और वर्सेस और T के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, देख रहे हैं, y इजकल टू mx प्लस c। लॉग भी ले लेंगे तो अंतर क्या होगा, यहाँ लॉग लेंगे तो यहाँ पर 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लॉग ले लेंगे तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, log CT इजकल टू log C0 माइनस k बाय 2.303 इंटू टी। बस तब भी log CT और T के बीच का भी जो ग्राफ होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89, ध्यान से देखिएगा। 89 थर्मो का क्वेश्चन है। देखिए मुझे ये रिएक्शन दिया हुआ है, हम थोड़ा लिख दें। ये Cl2 गैस से 2Cl गैस ये लिखा हुआ है और 242.3 किलो जूल पर मोल, यूनिट यही है, सब में यूनिट नहीं लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये I2 गैस से 2I गैस, ये वैल्यू दिया हुआ है 151.0। फिर है ICl गैस से I गैस प्लस Cl गैस, ये दिया हुआ है, ये 211.3। ये I2 सॉलिड से I2 गैस, ये दिया हुआ है, ये 62.76।
Correct. Given that the standard states for the iodine and chlorine are solid and gas, the standard enthalpy of formation of ICl, मुझे निकालना है ये I2 solid से प्लस Cl2 गैस से ICl, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो 1 मोल होना चाहिए, तो यहाँ पर हाफ कर दीजिए, ये हाफ कर दीजिए, इसके लिए इंथैल्पी मुझे निकालना है। अब कैसे निकालेंगे ये बात सोचना है आपको। तो आप पढ़ चुके हैं कि हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कोई रिएक्शन 1 स्टेप में हो या मोर देन 1 स्टेप में हो, देयर टोटल इंथैल्पी वुड रिमेन्स द सेम। अब आप सोचिए ये रिएक्शन कैसे प्राप्त होगा। देखिए I2 सॉलिड 1 मोल है, जबकि होना चाहिए हाफ मोल, और रिएक्टेंट में ही है, इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए I2 ये Cl2 गैस होना चाहिए हाफ मोल और है ये 1 मोल, इसे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इस दोनों को जब जोड़े हैं तो ये 1 Cl और 1 I, देख रहे हैं, ये Cl और ICl होना चाहिए प्रोडक्ट में, ये गैस है, ये सवाल में दिया हुआ है ICl गैस, ध्यान दीजिएगा बात को, ICl गैस इज, तो इसलिए यहाँ पर छूट गया था गैस। तो अब बता दीजिए इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बता दीजिए कि I2 गैस और 2I गैस ये है, तो मुझे यहाँ पर देखिए ये I2 सॉलिड से I2 गैस है, तो I2 गैस हाफ मोल I2 गैस है, कैंसिल करना है, तो इसलिए इसे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सारे रिएक्शन मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब यदि जोड़िएगा तो ये रिएक्शन मिलना ही मिलना है। देखिए ये Cl गैस कैंसिल करिए, ये Cl गैस कहाँ गया, Cl गैस, देखिए ये Cl गैस कैंसिल हो गया। ये I गैस हाफ से मल्टीप्लाई किए हैं, I गैस देखिए प्रोडक्ट में ये -I गैस, ये कैंसिल हो जाएगा। I2 गैस और ये I2 गैस हाफ मोल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। I2 सॉलिड रह जाएगा, Cl2 सॉलिड रह जाएगा और ICl रह जाएगा, ये होगा। अब ये डेल H यदि हम निकालेंगे तो क्या करेंगे जरा देखिए, 242.3 इंटू हाफ प्लस 151.0 इंटू हाफ, ये हाफ कर देंगे प्लस, और देखिए 211.3 इंटू -1 प्लस 62.76 इंटू हाफ। अब इसी को यदि सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू प्लस 16.8 के आंसर आएगा, और ये ए नंबर में हमारा सही आंसर है, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 90, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, 90 में देख लेते हैं। 90 कह रहा है 1m NaCl, 1m NaCl and 1m HCl, 1m HCl are mixed, are present in an aqueous solution। ये aqueous solution में प्रेजेंट है। देखिए NaCl बोले हैं हम, NaCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसलिए इसका pH 7 होता है, और ये वाटर की तरह है, डज नॉट ट्रीट एज द NaCl, ट्रीट एज द वाटर, बस समझ लीजिए बात, क्योंकि इसके कारण pH पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर कह रहा है कि नॉट अ बफर, pH इज लेस देन, देखिए अब ये इसमें ये वाटर की तरह है और ये HCl है, तो इसका मतलब है कि ये एसिडिक होगा, लेकिन क्या ये बफर होगा? तो बफर के लिए क्या है, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होना चाहिए। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण pH होगा, तो ये एसिडिक तो होगा, pH 7 से कम होगा, पर ये बफर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन है नॉट अ बफर सॉल्यूशन विद pH लेस देन 7, नॉट अ बफर सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7, नॉट अ बफर सॉल्यूशन pH लेस देन 7, अ बफर सॉल्यूशन pH ग्रेटर देन 7। तो हमारा क्या आंसर होगा, ए, नॉट अ बफर सॉल्यूशन, यानी नॉट अ बफर, ये बफर नहीं है, ये नॉट अ बफर सॉल्यूशन pH लेस देन 7 और एसिडिक है, pH लेस देन 7। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी ए इज करेक्ट। चलिए, थैंक यू।